हेलो लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार बदन के डिफेंस चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए अग्नि सीरीज 2.0। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत दिनों से आपकी डिमांड थी, बहुत ज्यादा आप लोगों ने हमें मिस किया कि सर अगर कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लेना है तो आपका लेंगे, जल्दी से जल्दी ले आइए। और इस बीच में आपने और भी बहुत सारे मेरे जो पुराने प्रैक्टिस सेट थे उन्हें देखा, तो सबसे पहले तो इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और इस ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हमसे प्यार करते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो अपने जन्मदिन वाले दिन तुम्हें मैंने एक तोहफा दिलवाया है, और वो तोहफा है तुम्हारे प्रैक्टिस सेट का तोहफा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्त, हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं अग्नि सीरीज 2.0 का। ये आपकी 5 क्लासेस रोज हमने यहाँ पर शुरू की हैं। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और बताएंगे कि क्या सभी चीजें क्लियर है, मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या आप सभी तक। चलिए ठीक है, तो आप एक बार इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लेंगे, इस टाइम टेबल को जरूर देख लेंगे, जिसमें मैथ्स की जो क्लास है वो सुबह 9 बजे होनी है। कितने बजे? सुबह 9 बजे। और मनीष सर बड़ी ही शालीनता के साथ बहुत धीरे धीरे मैथ्स आपको पढ़ाते हैं, आप सभी जानते हैं। आज सर की क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन कल से ये क्लास एकदम परफेक्ट तरीके से होगी दोस्त, ठीक है। और हिंदी तो आप जानते ही हैं कि नीरज भैया पूरे जोश के साथ ऐसे पढ़ाते हैं कि तुम अगर लेट करके क्लास देख रहे होगे तो तुम्हारा अपने आप उठकर बैठ जाने का मन करेगा कि इतनी आ गई आपके अंदर भर देते हैं, ना। और रीजनिंग आपके सुबह सर 4 बजे आपने आज का प्रैक्टिस सेट लिया होगा और आपको पता चल ही गया होगा, और आप लोग डिमांड भी कर रहे थे। मैं देख रहा था टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, मैंने देखा था कि हमें रीजनिंग शोभित सर से ही पढ़नी है, तो इसीलिए फिर आपकी स्पेशल डिमांड पर ही शोभित सर लाए गए हैं। कंप्यूटर एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए मैं हूं आपका भाई, और इंग्लिश के लिए आप जानते हैं कि देखो मैं अकेला आपको 40 नंबर नहीं दिला सकता, है ना। मैं अकेला आपको 40 नंबर नहीं दिला सकता, मेरे हाथ में 40 नंबर है, बट मुझे इसमें जो मदद लेनी है वो लेनी है रिंकू सर की, है ना। और रिंकू सर बहुत सरल शब्दों में, जिन बच्चों ने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है उन बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ा करके मदद करेंगे इस क्लरिकल एप्टीट्यूड के हमारे 5 से 6 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आने वाले हैं उनकी, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारे जो ये प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं ये है टॉपिक वाइज। कैसे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक वाइज रखने से फायदा ये होता है कि जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उन्हें एक रिवीजन करने का तरीका आसान मिल जाता है। मैं आपको आज, जैसे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, कल मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगाने आओ उससे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का रिवीजन कर लेना। अच्छा, मिक्स में क्या दिक्कत आती है कि पूरा सिलेबस रिवाइज कर आना दिक्कत हो जाती है, थोड़ी नहीं कर पाती। लेकिन एक चैप्टर तो रिवाइज किया जा सकता है 15 मिनट में, 20 मिनट में, और 15-20 मिनट 30 मिनट में उस चैप्टर को रिवाइज करके, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस चैप्टर को रिवाइज करके अगर आप लगाने आओगे तो आपके एक तो सवाल ज्यादा सही होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा फायदा इसका यह है कि जिन बच्चों ने कोर्स नहीं ले पाए, जो बच्चे पैसे की कमी के कारण, या बहुत से ऐसे होते हैं कि पैसे तो खूब है लेकिन कोर्स लेंगे ही नहीं, नौकरी लगे चाहे भाट में जाए, ठीक है। बहुत से के अंदर ये जिद होती है कि नहीं हम तो जुगाड़ तुगाड़ करके ही पढ़ेंगे, तो भैया कोई बात नहीं है, उस तुम्हारा भी सम्मान है हमारे लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि टॉपिक वाइज आपके चैप्टर रहेंगे, और इस चैप्टर वाइज से आपको क्या है कि बहुत हेल्प मिलेगी। इसके जरिए भी मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर का पूरा निचोड़ आपको दूं और आप पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम कर पाओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, बहुत बेहतरीन तरीके से। और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। पहला सवाल आपका देखो, हालांकि जो ये चैप्टर है यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते आपके पेपर में, है ना। तो हो सकता है कि आज का जो आपका पेपर है, आज का जो आपको प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा सा सरल भी लगे कि सर ये तो सरल है, लेकिन बाबू डिपेंड करता है कि टॉपिक हमारा कौन सा है ना। तो टॉपिक जैसा होगा वैसा ही भैया फिर वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, और हम सीक्वेंस से ही चीजों को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा बनता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम किसे जानते हैं? तो बताएंगे जॉन नेपियर को जानते हैं। जी नहीं, जॉन नेपियर ने तो नेपियर बॉन्ड्स बनाए थे, नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने, तो ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे ये भैया 81 नंबर क्या कर रहा है यहां पे,
इसका कोई काम नहीं है। फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? तो आप सभी कहिएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अच्छा, जब भी मैं आपको कोई भी सवाल दूं और आपको उसका उत्तर पता हो तो सिर्फ उस उत्तर पर ही मत रुक जाओ, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी तुम्हें पता है, जितनी भी जानकारियां तुम्हें पता है, वो सब अपने दिमाग में सोच लो, सारी XYZ, एक 360 डिग्री ऐसे घुमाओ एक सर्कल सा, और जितनी जानकारी तुम्हें पता है वो सारी सोच लो। क्या जी? तो सबसे पहली जानकारी मेरे दोस्त कि इनकी हैप्पी बर्थडे कब मनाई जाती है, तो हम कहेंगे कि जो चार्ल्स बेबेज हैं इनकी हैप्पी बर्थडे टू यू हुई थी 26 दिसंबर 1791 को, है ना, 1791 को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1871 में, यानी कि मात्र और मात्र 80 साल की आयु में ये क्या हो गए थे भैया? स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है, इसके बाद ये रहने वाले कहां के थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे दोस्त। कहां के? इंग्लैंड के रहने वाले थे। कौन थे? करते क्या थे आखिर? तो ये गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, सभी जानते हैं। एक गणितज्ञ थे, एक दार्शनिक थे यानी कि फिलोसफर, दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, प्रोफेसर थे, और आविष्कारक यानी कि इन्वेंटर, आविष्कारक यानी कि इन्वेंटर भी थे। ठीक है जी। अच्छा, इन्हें क्यों कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो मुझे कौन बताएगा? बताइएगा एक बार जल्दी से। आप कहेंगे कि इन्होंने पहले तो 1822 में एक डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई जो भाप से चला करती थी। किससे चलती थी दोस्त? जो भाप से चला करती थी, और दशमलव के बाद के 20 अंकों तक गणना करने में क्या थी भाई? सक्षम थी। राइट। इसके बाद क्या हुआ कि इसी का एक और अपडेटेड वर्जन इन्होंने 1833 में बनाया, और उसका क्या नाम था? उसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे। बताओ, चार्ल्स बेबेज ने 1833 में कौन सा क्या बनाया था? तो हम यहां पर कहेंगे कि इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। क्या बनाया था दोस्त? हम कहेंगे इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसे हम हिंदी में विश्लेषणात्मक इंजन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जिसे हम हिंदी में विश्लेषणात्मक इंजन भी कह देते हैं। विश्लेषणात्मक इंजन भी मेरे भाई कह देते हैं। ठीक है जी। कई बार ऐसा होगा कि आपको 1833 की जगह 37 मिलेगा, दोनों मिल जाए तो 33 लगा देना, एक मिले तो फिर जो एक मिलेगा वही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक की बातों में? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दो, ये तो फादर की बात हो गई, है ना, कंप्यूटर का जनक हो गई, कंप्यूटर के पिताजी की बात हो गई। मदर ऑफ कंप्यूटर हम और आप किसे कहते हैं? अब भैया मदर की बात आ रही है तो पिंक कलर ले लेंगे। ठीक है, लड़कियों का फेवरेट होता है। तो बताएंगे कि मदर ऑफ कंप्यूटर भैया किसे कहते हैं? मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाएगा दोस्त? तो आप कहेंगे मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है लेडी एडा लवलेस को। कैसे? लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है। इन्हीं को पहली महिला प्रोग्रामर, क्या? इन्हीं को पहली महिला प्रोग्रामर भी कहा जाता है, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, पहली महिला प्रोग्रामर या पहली प्रोग्रामर के तौर पर भी हम किसे जानते हैं? लेडी एडा लवलेस को ही जानते हैं। क्लियर है? तो आप यहां पर देखेंगे, है ना, आप यहां पर देखेंगे कि एक सवाल मात्र से आप 10 सवाल की जानकारी एकत्रित कर रहे होंगे, इसलिए ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? तो यहां पर आपसे कहा गया है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अब देखो यहां पर हो जाती है गलती, बता दो जल्दी से, बता देंगे जल्दी से क्या होगा आंसर? है, मुझे लगा यहां पर गलती होगी, लेकिन तुम सबके सब चीते हो, चीते, है ना, RW के चीते हैं और सीना तान कर जीते हैं। तो भाई तुम तो गलती नहीं कर रहे, इसे क्यों नहीं कर रहे जी? होशियार हो गए वो बहुत ज्यादा। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? भाई इसका आंसर क्या होगा? तो जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा ढंग से वो क्या करेगा? वो इसका आंसर चार्ल्स बेबेज लगा देगा, और वो बहुत खुश होगा, वो इतना खुश होगा कि वो सबको बता देगा कि मैं तो पूरे मार के आया हूं भैया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगी? जब आंसर की आएगी फिर वो ऐसा करके हाथ मारेगा, अरे यार, तो वो चीज ना हो आपके साथ, इसीलिए आप पढ़ रहे हो। एलन ट्यूरिंग। क्या कहेंगे कि जब आपसे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहे या फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी अगर पूछे ना, अगर आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी पूछे तो भी हमारा आंसर यही रहेगा। क्या रहेगा? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी अगर हमसे पूछता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? एलन ट्यूरिंग। राइट, एलन ट्यूरिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन है? बताओ। ठीक है, हमारा टॉपिक ऐसा है इसलिए सवाल थोड़े इजी हो सकते हैं, बट जैसे जैसे हम टॉपिक्स को आगे लेकर के चलेंगे सवाल का लेवल भी आपको अच्छा मिलेगा। आज की क्लास में भी जो बच्चा पूरे 20 सवाल देख करके जाएगा, 20-21 सवाल, उसे भी पता चलेगा कि हाँ सिर्फ सरल नहीं, देखो कभी भी पेपर बनता है तो सारे सवाल कठिन नहीं आते। अगर आपके पेपर में 20 सवाल आने हैं तो मैं बता देता हूं कि 20 में से लगभग 10 सवाल बहुत आसान होंगे, 10 के बाद लगभग 5 से 6 सवाल मॉडरेट होंगे, और लगभग 4 से 5 सवाल ही ऐसे होंगे जो कठिन होंगे। ठीक है, तो अभी ये सरल वाले चल रहे हैं, थोड़े बढ़िया लेवल अभी मैं आगे लेकर के आने वाला हूं, है ना। तो हम यहां पर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट देना है जी, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट करना भी है, यानी कि डी।
तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी? क्योंकि भाई देखो, जो कंप्यूटर होता है हमारा वो कैसे काम करता है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है? तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट के बाद मेरे भाई क्या होता है? इनपुट के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। उस इनपुट की क्या होगी? उसकी प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग के बाद दोस्त उसका आउटपुट, हमें आउटपुट मिलता है। और आउटपुट के बाद क्या होगा? स्टोरेज होगा। तो ये है। अब बताओ इनमें से आप कौन सा ऑप्शन लगाते? तो हमारा जो यहां पर राइट आंसर है वो कौन सा है? हमारा यहां पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि द डिलीजेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम ब्लैंक एंड एक्यूरेसी। बताएंगे कि कंप्यूटर की डिलीजेंस विशेषता लाखों कार्यों या गणनाओं को समान किसके साथ और सटीकता के साथ करने की क्षमता को संदर्भित करती है? बताओ डिलीजेंस शब्द का अर्थ क्या है ना? और देखो, जिन लोगों का गलत हो रहा है ना, तो उसे गलत भी करना, ऐसा नहीं है कि गलत हो गया अरे यार धोखे से हो गया, नहीं, उसे सही मान लो। नहीं, एक एग्जैक्ट अपना स्कोर खुद पता आपको होना चाहिए। तो जब भी प्रैक्टिस सेट लगाने बैठो, रोज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, है ना? तो 1 से लेकर 20 तक गिनती लिखो, जो आपका सही हो रहा है सही लगाओ, गलत हो रहा है गलत लगाओ, लास्ट में स्कोर चेक करो कितना रहा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कंप्यूटर का जो डिलीजेंस शब्द है, ये इसकी जो विशेषता है वो लाखों कार्यों या गणनाओं को समान कंसिस्टेंसी और सटीकता के साथ करने के लिए होता है। किसके लिए? कंसिस्टेंसी। ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की विशेषताएं जो मैंने बताई थी, वहां पर ये चीजें मैंने आपको कराई थी। कंसिस्टेंसी क्या है जी? तो जैसे आप देखोगे कि अगर हम यहां पर कहें आपसे, सुबह सुबह आप पढ़ने बैठो 6 बजे, है ना? आप सुबह सुबह 6 बजे पढ़ने बैठो, तो तुम देखोगे कि 6:30 नहीं बज पाएंगे, तब तक तो तुम्हें क्या है? तब तक तुम्हें चाय की उड़क लगने लगेगी, फिर तुम्हें थोड़ा सा घूमने का मन करने लगेगा, फिर तुम्हें भूख लगने लगेगी, है ना? तुम मतलब कुल मिला के कंसिस्टेंसी बनाओगे ही नहीं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, ये लगातार काम करता है, ये बिना रुके काम करता है, ये बिना थके काम करता है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। ठीक है दोस्त, चलो इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 5 की, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर। ऐसे सवाल देखो बहुत पूछे जाते हैं आजकल, है ना? अब ये थोड़ा सा बढ़िया वाला सवाल हमारा आ गया, क्योंकि ऐसे सवाल आजकल एग्जामिनर बहुत बहुत पूछता है कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है ना? तो बड़े प्यार से पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर। इज करेक्ट, एक सही है बाकी गलत है। तो कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है क्या? जो हमारा कंप्यूटर है, क्या वो केवल सॉफ्टवेयर से बना है? जी नहीं, केवल शब्द इसे ले डूबा। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? जी नहीं। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है? यहां पर भी केवल शब्द ले डूबा। अब जब ऑप्शन देखो, अभी से एक प्रैक्टिस डाल लो अपनी, मेरे प्रैक्टिस सेट में भी इस चीज को अप्लाई किया करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा, ऐसे करके अगर नहीं आ रहा तो इस तरीके से करोगे तो मैक्सिमम स्कोर करोगे। तो हम देखेंगे ऑप्शन डी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डेटा, यानी कि जो डेटा को स्टोर करती है, पुनः प्राप्त करती है और संसाधित कर रही होती है। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर इज अ डम मशीन and it cannot do any work without the instructions of the user. This statement reflects which of the following computer features। यानी कि कंप्यूटर एक डम मशीन है ना? कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल डम हो, है ना? आपने रील देखी होगी कि आप भी ना बिल्कुल डम हो, ऐसा लड़की कहती है। तो वो क्या है हमारा कि कंप्यूटर एक डम मशीन है और यह यूजर के निर्देश के बिना कोई काम नहीं कर सकती, है ना? अगर मालिक कहेगा कि यहां जाओ तो ही जाएगा, नहीं कहेगा तो नहीं जाएगा। तो यह कथन निम्नलिखित में से किस विशेषता को दर्शाता है? बताओ। कि कोई एहसास नहीं, कोई डिलीजेंस परिवर्तन या कोई आईक्यू नहीं। तो इसके पास खुद का कोई आईक्यू लेवल नहीं होता। क्या नहीं होता? खुद का कोई दिमाग नहीं होता। अगला सवाल आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही सवालों की चाहत थी आपको, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल पेपरों में। तो बता दो इसका उत्तर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? बताओ, है ना? तो बताएंगे एक बार जल्दी से कि ये जो हमारा यहां पर सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इसका एकदम परफेक्ट उत्तर क्या हो सकता है? बताएंगे जल्दी से। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो। देखो, अगर आपको 100% आंसर नहीं भी पता चल पाए ना, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो। देखो, वर्सेटिलिटी होता है या नहीं होता? देखो, आईक्यू तो नहीं होता, हमें पता है, यानी कि वो आंसर गलत होगा जिसमें पहला दिया होगा। ठीक है जी, है ना? चलो
हमसे क्या पूछा, कौन सी विशेषता नहीं है, तो पहली वाली विशेषता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे आंसर वो होगा जिसमें एक दिया हो, तो एक देखो ना तो इसमें दिया ना इसमें दिया, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब और आगे पढ़ते हैं। इसके बाद जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी होती है क्या कंप्यूटर की, भैया क्यों होगी। बहुउपयोगिता होती है क्या, हाँ कंप्यूटर को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आप देखोगे तो बैंक में भी यूज हो रहा है, हॉस्पिटल में भी यूज हो रहा है, होटल में भी यूज हो रहा है, टोल टैक्स पर भी, सब जगह यूज हो रहा है। यानी कि ये बात तो क्या है, सही है। नहीं, ये वाली वर्सेटिलिटी वाली यानी कि बहुत जगह यूज हो जाता है। कर्मठता होता है, जी हाँ, यानी कि तीसरा और चौथा सही है। अब क्योंकि चौथा सही है तो ये भी नहीं होगा। अब तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो कौन सा बचा, ऑप्शन डी बचा, जो कि आप सभी का सही है ना, जो कि आप सभी का सही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें आते हुए सवाल में भी क्या है, कंफ्यूजन होने लगता है। उस कंफ्यूजन को दूर कर देता है कौन सा, हमारा आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बताओ, बताएंगे। बिल्कुल, विच ऑफ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप कहेंगे सर इतना सरल सवाल, कारण पता चलेगा अभी, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप और हम किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, राइट। अच्छा, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है बताइएगा, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कई बार बड़े बड़े पेपरों में भी छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े पेपरों में छोटे छोटे सवाल भी सिर्फ इतने सी बात भी पूछ लेता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। क्या पूछेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या है। तो हम कहेंगे एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है एएलयू की फुल फॉर्म। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे रीड ओनली मेमोरी होती है दोस्त। क्या होती है रोम की फुल फॉर्म, तो हम कहेंगे रीड ओनली मेमोरी होती है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, आप मुझे बताएंगे साथ ही साथ कि जो रोम है हमारी, ये कितने प्रकार की होती है और इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो रोम कितने प्रकार की होती है, एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, और एक होती है हमारी डबल ईपी रोम। तो पी रोम में पी का क्या मतलब है, पी रोम में पी का मतलब बता दो, ई रोम में ई का बता दो, और इस वाली में ई का बता दो, तो पूरी मान ली जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पी रोम में पी का हमारा मतलब क्या है, हम कहेंगे प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, राइट, प्रोग्रामेबल। अच्छा, इस वाली ई में, इसमें ईपी में ई का क्या है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल इरेजेबल। और यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिकली, और बाकी की फिर आप अपने आप बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे रैम कितने प्रकार की होती है जी। तो हम कहेंगे एक तो होती है हमारी एस रैम और एक होती है हमारी डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म क्या है, आप कहेंगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एस फॉर स्टैटिक। और डी फॉर क्या होती है, डायनेमिक। डी फॉर क्या होगी दोस्त, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो डी फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा चैप्टर था सीपीयू का। तो अब हम चलते हैं सीपीयू की तरफ। कहां पर, सीपीयू। सीपीयू को हम कितने भागों में बांट रहे होते हैं, बताएंगे जल्दी से। सीपीयू को हम कितने पार्ट्स में बांट रहे होते हैं, तो आप कहिएगा कि सीपीयू को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू, राइट। फुल फॉर्म बता दो इन सबकी, फुल फॉर्म बता दो इन सबकी क्या है। तो हम कहेंगे जो एएलयू होता है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट। इसके बाद सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे कंट्रोल यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्त, तो हम कहेंगे कंट्रोल यूनिट। और एमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे मेमोरी यूनिट। क्या है, मेमोरी यूनिट। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताओ कि इन चारों में से नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है ना। इन चारों नाम में से सीपीयू, एएलयू, सीयू, एमयू में से नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर आप और हम किसे कह रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, है ना। आप कहेंगे कि सर ये सब बातें हमें पता है क्योंकि हम आप ही के स्टूडेंट हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। क्या, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सीयू को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको एमयू के स्थान पर, ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको एमयू के स्थान पर रजिस्टर या कैश मेमोरी लिखा हुआ मिले। ठीक है, तो ये भी सही होगा। अब ये चीज विवाद बन गई,
है। अभी क्या हुआ हाल ही में मैं आपको बताऊं तो डिट्टो यही सेम टू सेम चीज मैंने पढ़ाई थी, ये जो दिखा रहा हूं ना, हर एक पेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ना जाने किस रूप में आकर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। नारायण जी मिल जाएंगे, भगवान जी मिल जाएंगे, ना जाने किस रूप में कब मुंह से क्या निकल जाए भगवान की कृपा से, है ना। तो आप देखो ये जो सवाल था ना, ये सवाल पूछा गया था अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल मेंस। अगर आपने या आपके किसी मिलने वाले ने दिया हो तो उससे पूछना कि 20 जनवरी 2025, है ना, एसएससी सीजीएल मेंस 20 जनवरी 2025 को ये सवाल मेरे दोस्त पूछा गया था। कौन सा? कि भैया ये सीपीयू वाला, ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस 2025 को 20 जनवरी 2025। अच्छा हुआ क्या उसमें कि भर्ती बोर्ड ने आंसर अलग मान लिया, है ना। वहां पर रजिस्टर केस दिया था, बच्चों ने भैया क्लास देखी, मैराथन देखी और अगले ही दिन पेपर में आ गया। तो भाई बच्चा इससे ज्यादा खुश क्या ही होगा कि कल क्लास देखिए आ गया आज सवाल, भाई बच्चा को उस बच्चे ने टिक लगा दिया। अब भर्ती बोर्ड ने कर दिया ड्रामा, भर्ती बोर्ड ने वो गलत कर दिया, सवाल गलत कर दिया। भाई मुझे इतना ट्रोल कर रहे बच्चे कि गलत पढ़ा दिया, तुम ही हो वो आदमी जिसके चक्कर में मेरा सिलेक्शन रुक गया है, ऐसे करके करने लगे। फिर भैया हमने क्या डाला, उस पर ऑब्जेक्शन डाला, और ऑब्जेक्शन डालने के बाद भर्ती बोर्ड ने जो हमने पढ़ाया है वही वही सही माना, ठीक है। तो बाद में जब फाइनल आंसर की आई तो भर्ती बोर्ड ने अपनी गलती को सुधारा, भले ही वो बच्चा रहा हो 15 नंबर से, लेकिन वो कहेगा क्या कि तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है ना, और तुम्हारे ही लिए मैंने क्या पी है, चलो जूस पिया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो यहां पर क्या है भैया, ये सही है, ये भी आ सकता है इसकी जगह, परेशान नहीं होना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो इस जानकारी को देने के लिए ये छोटा सा सवाल हमने लिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा था मैं दिखा दूंगा आपको, वो क्वेश्चन ला करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति खाली जगह में मापी जाती है, स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन था, तो बताएंगे जल्दी से। क्या है? द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, किसमें मापी जाती है बताएं। माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की जो आवृत्ति है वो किसमें मापी जाती है? बहुत बढ़िया, तो लगभग आंसर एकदम सही आ रहा है। देखो हर्ट्ज जहां पर देखा मिल जाए आपको, चाहे वो मेगा हर्ट्ज हो, कई बार गीगा हर्ट्ज लिखा मिल जाता है ना, तो क्या होगा हर्ट्ज। कंप्यूटर की जो स्पीड है, प्रोसेसर की जो स्पीड है, किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। तो जहां पर आपको मेगा हर्ट्ज नहीं मिलेगा तो गीगा हर्ट्ज मिलेगा, आंसर हो जाएगा, दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एमआईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या आपको पता है? एमआईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या होती है? तो हम कहेंगे मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है हमारी फुल फॉर्म किसकी? एमआईपीएस की, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या है जी? फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द यूजर इन एलिमेंट दैट इज फाउंड डेस्कटॉप एज अ स्मॉल ब्लिंकिंग सिंबल और एन एरो। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। बताओ, सवाल आसान है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बहुत बढ़िया। देखो एक वादा आपको मुझसे करना होगा अगर सच में सिलेक्शन चाहते हो तो, वो वादा ये है कि अब देखो तुम्हारा फिजिकल भी हो चुका है, मैक्सिमम बच्चों का, जिनका नहीं हुआ उनका हो जाएगा। तुम्हें अब मेहनत में जी जान लगा देनी है। अभी तक तुमने क्या किया क्या नहीं किया वो तुम जानो, लेकिन अब अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो अब जी जान लगा दो। आज तो मुझे फिर भी इतने बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं, मात्र मैं 5 दिन की बात कर रहा हूं, अगले मंडे को आकर देखना आधे से भी कम बच्चे हो जाएंगे। क्यों? फिर इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होते। फिर क्या है कि उसकी जिम्मेदारी थोप दो गली मोहल्ले वालों पर, किसी के ऊपर भी मर दो जाकर के कि इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, खुद के ऊपर कभी नहीं बढ़ेंगे, जबकि मेहनत खुद नहीं कर रहे। तो मेरा आपसे वादा ये चाहिए मुझे कि जिस शिद्दत के साथ तुम पहले दिन जुड़ते हो उसी शिद्दत के साथ तुम पेपर तक जुड़ा करो, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्त। चलो आगे देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से भले ही रिकॉर्डेड लाइव ना देखो, रिकॉर्डेड देखो, लेकिन देखो तो हम क्या कहेंगे? टिमटिमाता हुआ तीर कौन सा होता है? कर्सर होता है। अच्छा, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है बताएंगे? कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया माउस का प्रयोग किया जाता है। अब जो माउस है मेरे दोस्त, ये कैसी डिवाइस है? तो हम कहेंगे भैया जी ये एक इनपुट डिवाइस है। कैसी है? माउस इज इनपुट डिवाइस, ओके। माउस को सबसे पहले किसने बनाया था? इन्वेंटर ऑफ माउस कौन है और कब बनाया था बताएंगे? माउस की बात आगी तो माउस की जानकारी ले लेते हैं। तो माउस को सबसे पहले किसने बनाया था? तो हम कहेंगे डगलस एंजेलबर्ट, है ना, डगलस एंजेलबर्ट जी ने बनाया था इसे। और कब बनाया था? तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 1963 भी लिखवाया है, कुछ जगह पर 64 भी लिखवाया है। जब आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो तुम 64 लगा करके आना, और जब ऑप्शन में ना मिले दोनों तो जो मिल जाए फिर वो लगा देना, फिर तुम्हें जो मिल जाए वो लगा देना। अगर नहीं भी लिखवाया तो 64 तो अब याद रख लो, 63 64 दोनों दे दिए जाते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, दोनों मिल जाए तो 64 लगाना, एक मिले तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
ठीक है। पहला जो माउस था हमारा वो किसका बना होता था, तो हम कहेंगे जो पहला माउस है भैया ये लकड़ी का बना होता था, लकड़ी का। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पहला माउस है ये लकड़ी का बना होता था, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, बताओ वो नाम क्या था, है ना। याद करो मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी में मैंने बताया था कि जो डगलस एंजल बर्ड जी हैं इनकी एक महिला मित्र थी, है। और वो महिला मित्र का कहना था कि क्योंकि माउस ऐसे पीठ निकली हुई होती है और ये कछुए जैसा लगता है हमें देखने में, तो सुनो प्रिय आप इसका नाम क्या रख दो, कछुआ रख दो, यानी कि टाइटल रख दो। उनने कही कि अगर मैंने आज इसकी बात मान ली तो ये जिंदगी भर मुझे अपने ही इशारों पर चलाएगी, हालांकि चलना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, चलो जैसे तुम प्यार करते हो उसके इशारे पर चलने में कहाँ ही समस्या है। ठीक है जी, तो हम देखेंगे भैया फिर भी अपनी अपनी सोच है। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, फिर किसकी, कि उन्होंने फिर लॉजिक, अब डायरेक्ट मना कर दे इतनी तो हिम्मत ही नहीं है आदमी की, है। तो भैया उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा बहलाया फसलाया। उन्होंने कहा देखो आप बहुत होशियार हो, आपने इतनी तेज दिमाग कैसे चला दिया, मतलब मैं शॉक्ड हो गया, इतने ये चीजें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती हैं। लेकिन अगर किसी ने ये सोचा कि कछुआ तो बहुत धीमे धीमे चलता है और करदर भागता है बुलेट ट्रेन की स्पीड से, तो जब करदर बुलेट ट्रेन की जब इसकी स्पीड को मैच किया जाएगा तो इसके गुण मैच नहीं होंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका नाम चूहा भी रख दें सेपरेट के लिए, है। और टाइटल तो है ये, देखो तुमने कही है तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इतने चतुर निकल गए कि चूहा नाम फेमस कर दिया, माउस माउस माउस, और उन्हें क्या है उनको उल्लू बना दिया। तो हम क्या कहेंगे कि भैया जी इसको हम टर्टल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम टर्टल भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस कहानी से तुम इस बात को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, दोनों का काम बन गया, वो दोनों चले गए ऊपर और आप और हम यहाँ पर अपनी क्या है कहानी बना बना करके पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है कितनी गलत है, बस मैंने तुम्हें याद करने के लिए बना दी। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। कल कौन सा टॉपिक है भैया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है दोस्त, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ करके तुम्हें आनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड कौन सा फैक्ट ऐसा है जो गलत है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भी लेकर के आऊंगा जो हमने थ्योरी पढ़ी है ना बैच में उससे कवर नहीं होंगे, क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ाई जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत सारी चीजें तो नहीं पढ़ाई जा सकती फालतू की भी, बट कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे लग सकते हैं कि हाँ आ सकते हैं, उन्हें हम यहां पर कवर कर रहे होंगे। तो अगर वो नोट्स में नहीं है आपके तो उन्हें आप एक वन लाइनर के तौर पर अलग से लिख लेना। ठीक है भाई, अभी हमसे क्या कहा गया है कि कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग टू द कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हम क्या कहेंगे, यह मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है और उनकी व्याख्या करती है और कंप्यूटर के संचालन को निर्देशित करती है। इट रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट्स देम एंड डायरेक्ट्स ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। यह डेटा प्रोसेस और स्टोर करती है, जी नहीं। अब देखो जब इस सवाल को ऊपर हेडिंग पढ़ी थी तो आपको डर लग रहा था कि कंट्रोल यूनिट के बारे में हमने तो इतनी सी जानकारी ली है, अब इतनी सी जानकारी से ये सवाल कैसे सही होगा, लेकिन फिर भी हुआ। ठीक है, तो फिर भी हुआ। आपने क्या कहा, भैया डेटा को प्रोसेस करने का काम तो सीपीयू का है, कंट्रोल यूनिट का तो नहीं है। इसके बाद यह कंप्यूटर की सभी इकाइयों को प्रबंधन मैनेज करती है, जी हाँ। यह कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के बीच डेटा और निर्देशों को हस्तांतरण नियंत्रित, जहां पर भी कंट्रोल की बात आएगी ना, कंट्रोल मैनेज करने की, वहां कंट्रोल यूनिट का काम होगा। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर क्या है, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करती है, बताओ। एएलयू, है ना, एएलयू बताएंगे जल्दी से, मजाक नहीं बनाना है किसी का भी, है ना। कुछ बच्चे क्या करें, ए वाले और जोकर वाला साइन लगा दिए, बच्चे ऐसा नहीं होता, अभी आप सीख रहे हो चीजों को, अगर अभी गलत कर लोगे कोई समस्या नहीं है, समस्या तो उनके साथ है जो यहां सही कर रहे हैं पेपर में गलत करे आएंगे, है ना। तो प्लीज अभी आपको क्या करना है, अगर गलत हो भी जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो एएलयू क्या काम करता है, तो ये हमारा गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। बताओ इसके बाद क्या ये हमारा डेटा को स्टोर करता है, क्या ये तुलनाएं करता है, और इसके बाद हमारा पूछा गया है कि निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट में से हमारा सही है। बताएंगे जल्दी से, तो बहुत सोच समझ करके आंसर देना है। देखो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको अभी अभी बताया, दोबारा बता देता हूं इसी में, जो एएलयू है इसका नाम क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि ये गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। अब गणितीय गणनाएं कौन सी हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। तार्किक गणनाएं कौन सी हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ये हमारी तार्किक हैं। तो तार्किक यानी कि लॉजिकल। तो अब देखो यहां पर क्या कह रहा है आपसे, लॉजिकल में क्या तुलनाएं तो होती है, ग्रेटर देन लेस देन, ये तुलना ही तो है आपस में आपकी। तो गणितीय संक्रिया पूरा करता है, सही है। डेटा स्टोर करता है, गलत है। दूसरा गलत है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पहला चाहिए चाहिए। अब तुलनाएं करता है, जी हाँ, पहला और तीसरा चाहिए। पहला और तीसरा कहां है जी, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, सही उत्तर। तो ऐसे सवाल पूछेगा आपसे, है ना। अब थोड़ा सा क्या है, ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
फिर से देखो बढ़िया सवाल है। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें जो इसे अनुकूलनीय बनाती है। आइडेंटिफाई द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट मेक्स इट अडेप्टेबल। बताएंगे क्या होगा कि कंप्यूटर सिस्टम ये कभी थकता नहीं है, कभी ऊबता नहीं है, कभी, है ना, विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का होता है। क्या होगा इसका सही उत्तर हमारा? पहचान करो जिसे अनुकूलनीय बनाती है। कैसा बना रही है? अनुकूलनीय। तो ऑल तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है जो ऑल लगा रहे हो भाई। देखो, कभी ना थकने वाला, कभी ना उबने वाला, परिश्रांत, विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण, सरल और साथ ही जटिल, बिल्कुल, सटीकता का वह स्तर जिसके साथ गणना की जाती है, नहीं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की जितनी अवधि, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने, ये भी नहीं होगा, डिलीजेंस कहते हैं ऐसे तो हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा बी, विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण इसके अंदर होता है। अगला सवाल, अगर एक आध गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है भाई, सारे ही तुमसे अगर सही हो जाएंगे तो फिर इस प्रैक्टिस सेट का मतलब ही क्या है बताएंगे जल्दी से। तो हम क्या कहेंगे अगला सवाल कि बताओ पहचाने कि दिए गए कथन सही है या गलत है। दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है। एक ही सटीकता और क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को परिश्रम कहा जाता है। क्या बताओ? डिलीजेंस कहा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस ना हो। बताओ भाई, बहुमुखी ये बात तो नहीं कहती, बताएंगे। बताएंगे कौन सा सही है। सोच समझ करके आंसर लगाना है आपको, है ना। सोच समझ करके आंसर देंगे, क्या होगा। तो देखो ध्यान से, पहचाने की ये दिए गए एक ही सटीकता और क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को परिश्रम कहा जाता है, जी नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या, बहुमुखी प्रतिभा ये सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान, भाई बहुमुखी प्रतिभा का मतलब तो ये है कि ये आलू के पराठे भी बना लेती है, ये गोभी के भी बना लेती है, ये मूंग की दाल के पराठे भी बना लेती है, ठीक है। यानी कि दोनों ही गलत हैं, और दोनों ही गलत है तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पढ़ो स्टेटमेंट और बताओ उत्तर क्या होगा। उत्तर पढ़ेंगे और बताएंगे उत्तर क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर एक भौतिक उपकरण है, जी हाँ सही बात है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने में सक्षम बनाते हैं, जी हाँ ये भी सही है। और हमसे सही पूछा है तो ए और बी दोनों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या कह रहा है कि खाली जगह कंप्यूटर की मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्य के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देनी है। कौन बताता है? ब्लैंक टेल द कंप्यूटर्स मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस हाउ टू रेस्पॉन्ड द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। कौन बताता है? बताएंगे। तो बहुत बढ़िया आंसर सभी दोस्त कर रहे हैं भैया। ये बताने का काम किसका है? ऑप्शन एलिमिनेट, स्टोरेज करेंगे, इनपुट करेंगे, लॉजिक करेंगे, कंट्रोल यूनिट। अगला सवाल, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? बताओ भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। देखिए होता क्या है कि जब टॉपिक वाइज सवाल चल रहे होते हैं ना चैप्टर, तो वहां पर जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो बड़े चैप्टर हैं, वहां से तो टॉपिक वाइज कराने में समस्या नहीं होती, लेकिन जो छोटे चैप्टर होते हैं, है ना, वहां पर समस्या होती है कि वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं है। अब मिक्स में फायदा क्या होता है कि मिक्स में बीच बीच में से कोई सवाल आ रहा है तो उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करा दो, ठीक है। लेकिन जब मैं तुम्हें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कराऊंगा और मैंने पहले ही सवाल में अगर सारी जनरेशन तुम्हें रिवाइज करा दी, तो फिर मैं हर सवाल में तुम्हें जनरेशन नहीं रिवाइज कराऊं तो एक समस्या आती है ये, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे सवाल सरल भी हैं या बहुत सारे सवाल एक जैसे ही हैं, तो वो ये चैप्टर वाइज में होता ही है। लेकिन जब हम फिर चैप्टर वाइज करने के बाद जब मिक्स पर चलेंगे तो फिर एक और अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करेंगे। चैप्टर वाइज में एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वही एक्सप्लेनेशन आप थोड़ी पहले सुन करके आए हो, फिर सुन रहे हो, तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। प्रौद्योगिकी, जी नहीं। भारतीय विज्ञान, जी नहीं। भारतीय आयरन, जी नहीं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। कब किया गया था, है ना, कब किया गया था, कौन बताएगा। तो देखो दो बार हुआ था स्थापित, एक तो हुआ था 1952 में और एक हुआ था 1955-56 में। बताओ कब हुआ था।
ठीक है, तो अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी जो 1952 में हुआ था वो एक एनालॉग कंप्यूटर था। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछेगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब स्थापित हुआ, तो वो हमारा 1950। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल 55-56 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या आपको ये सवाल दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा तो मैं इसे बड़ा कर देता हूं और सीन 2 लगा देता हूं। भैया सीन 2 लगाना दोस्त। चलो अभी विजिबल है ये सवाल, आपको बताएंगे। सीन 2 नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं भैया, सीन 2 है नहीं आज, ऐसे ही पढ़ लो, मैं पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान से देखो। एक संगणक यानी कि कंप्यूटर के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से निर्देश स्वीकार करती है, बिल्कुल सही बात है, बताओ है कि नहीं है? इनपुट यूनिट जो है वो उपयोगकर्ता से डेटा को स्वीकार करती है, जी हाँ है, ठीक है। निर्गत इकाइयां यानी कि आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती हैं, यानी कि आउटपुट यूनिट जो होती है हमारी, ये कंप्यूटर को आउटपुट देती है क्या, बताएंगे? ये कंप्यूटर को आउटपुट देती है क्या? तो हम कहेंगे जी हां, ये वाली बात भी सही है हमारी, ठीक है। अगला क्या है? मेमोरी यूनिट, इसके कार्यों से प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले आगत इकाई के द्वारा दर्ज आगत को संग्रह करना सम्मिलित है, जी हां। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह एक कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए निर्देशों को क्रियान्वित करता है, जी हां। यानी कि चारों ही बातें सही हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन डी जो है ये हमारा इस सवाल का एकदम से परफेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19 कि प्रोसेस्ड डेटा को खाली जगह के रूप में जाना जाता है, बताओ प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? कौन बताएगा मुझे? तो देखो होता क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है इसकी, है ना, शुरुआत में ही पहली क्लास में। तो हम आपको वहां पर बताते हैं कि जब हम किसी कंप्यूटर को डेटा देते हैं, ठीक है, तो वो उसकी क्या करता है मेरे भाई? प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के पश्चात वो उसकी क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अगर इनपुट दिया जाए तो क्या होगा? यदि इनपुट दिया जाए तो उसकी भी प्रोसेसिंग होगी, लेकिन इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है मेरे भाई किसमें? इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट में। इनपुट को जो कन्वर्ट किया जाता है दोस्त, वो किया जाता है आउटपुट में, ठीक है। तो अब हमसे क्या कह रहा है? प्रोसेस्ड डेटा को खाली जगह के रूप में जाना जाता है, बताओ। तो प्रोसेस किए हुए डेटा को हम इंफॉर्मेशन के रूप में जान रहे होते हैं, किसके रूप में? प्रोसेस्ड डेटा। अगर आपसे पूछे प्रोसेस्ड इनपुट को किस रूप में जाना जाता है, अगर आपसे पूछे कि प्रोसेस्ड इनपुट को किस नाम से जाना जाता है, प्रोसेस्ड इनपुट को कैसे जानते हैं हम, तो आप क्या कहेंगे? तो जो प्रोसेस किया हुआ इनपुट है उसे हम आउटपुट कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आउटपुट कहेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल क्या है जी? सीमोस का पूरा नाम क्या है, बताओ। सीमोस क्या होता है, आपको पता है क्या? सीमोस को आप और हम क्या कह रहे होते हैं, बताएंगे जल्दी से। तो याद करिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक बैटरी होती है। कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आपके कंप्यूटर को आज क्या कर दिया जाए, अगर आपके कंप्यूटर को मेरे भाई सारे पार्ट्स अलग करके रख दिया जाए और आज से 6 महीने बाद जोड़ा जाए, तो क्या वो 21 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल दिखाएगा या फिर उसी तारीख को दिखाएगा? तो आप कहेंगे उसी तारीख को दिखाएगा जी। क्यों दिखाएगा उसी तारीख को दोस्त? क्योंकि इसके अंदर एक बैटरी थी, है ना। कोई वैसे पावर नहीं मिल रही है इसे, लेकिन इसके अंदर एक बैटरी थी हमारी, और वो बैटरी इसे चलाकर रखती है, जिसका नाम होता है सीमोस बैटरी। क्या नाम होता है जिसका नाम होता है सीमोस बैटरी, जो एक सेल की तरह होती है और ये हाल फिलहाल खराब नहीं होती। इसे खराब होने में समय लगता है, 6-7 साल तक भी चलती रहती है। ऐसे आपके फोन में भी देखा होगा, जो कीपैड वाले फोन होते हैं अक्सर उनमें ऐसा होता है कि उन फोन में क्या है कि स्विच ऑफ करके ऑन करोगे टाइम गड़बड़ हो जाएगा, तो इसी वजह से होता है ना। तो क्या होगा? हमारा कोर मेमोरी मतलब ही नहीं बनता, कोर मेमोरी मतलब ही नहीं बनता, कैपेसिटी मतलब ही नहीं बनता। देखो अब जब मैं ये पढ़ाता हूं तो आपको लगता होगा सर कैसे याद होगी, लेकिन अगर आपने एक बार भी देखी है तो आप अपने आप एलिमिनेट करके आंसर कर रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक भैया हमारे कमेंट कर रहे हैं कि सर 25 क्वेश्चन लाओ। नहीं भाई, जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं उतने ही क्वेश्चन की हैबिट डालिए, उतने ही क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे, 20 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये तो थी आपकी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं बढ़िया लगी होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मुझे बताना आप कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है ना, बिना ऑप्शन के बताना कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है और पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। ये दोनों ही फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, 20 में से आपका स्कोर कितना रहा और इस सवाल का उत्तर क्या है। ये सभी बातें आप मुझे कहां पर बताएंगे, इसी क्लास के कमेंट बॉक्स से नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। कल का जो टॉपिक रहने वाला है, जिसका आपको रिवीजन करके आना है, मैं रोज आपको बता दिया करूंगा, तो वो आपका रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कौन सा? वो आपका रहेगा हिस्ट्री एंड जनरेशन। दो कर लेते हैं साथ में, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और एक साथ हो भी नहीं पाते फिर।
मतलब कम क्वेश्चन मिल पाते हैं। तो हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मिल जाएंगे बढ़िया से क्वेश्चन यहाँ के हमारे। तो इन 2 चैप्टर को आपको करके आना है, ठीक है दोस्त। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होगा, वो महीने में एक बार होगा। बाकी क्लरिकल एप्टीट्यूड की जो इंग्लिश है वो तो रोज ही लेनी है आपको। क्लरिकल एप्टीट्यूड वाली जो इंग्लिश है वो तो रोज ही लेनी है तुम्हें। जो क्लरिकल एप्टीट्यूड के कुछ सवाल है जिसमें रीजनिंग आती है ओवरऑल, वो भी चली रही है लगभग, फिर भी मेरे द्वारा आप करना चाहते हैं उसे मैं हफ्ते में 1 दिन कराऊंगा, ठीक है भाई। तो सभी बातें कहां बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।